आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 8 शरीर में गति भाग 4। पिछले भाग में हम शरीर की गति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न जीवों की गति के बारे में भी अध्ययन किया। हमने केंचुए का गति का अध्ययन किया। केंचुए को कृषक मित्र भी कहा जाता है। उसी प्रकार अब हम अध्ययन करेंगे घोंघे के बारे में। घोंघा दिखाई कैसे देता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। ज़्यादातर जो यह है बगीचे में पाए जाते हैं। क्या आपने इसकी पीठ पर एक गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं। घोंघे के शरीर पर जो गोल संरचना पाई जाती है उसे कवच कहते हैं। जैसे कि ये एक लट के समान आपको संरचना दिख रही है, इस पर ये एक गोल संरचना है, इसको कवच कहा गया है। यह जो कवच है थोड़ा कठोर होता है, क्योंकि इसका शरीर कोमल होता है और कोई भी दूसरा जानवर इसको आसानी से न खा पाए, इसीलिए यह इस कवच के अंदर घुस के रहता है। तो यह कवच उसकी सुरक्षा करता है। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता भी नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। जैसे जैसे यह गति करता है तो यह कवच उसके साथ खींचता रहता है। ना ही यह चलने में सहायता करता है और यह कवच सिर्फ घोंघे की सुरक्षा करता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर हम इसका परीक्षण करते हैं। जब ये चलना प्रारंभ करता है तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसको चलने के ढंग का परीक्षण करते हैं कि घोंघा किस प्रकार चलता है। कवच का छेद खुलने पर आपने उसे एक मोटी मांसल संरचना एवं इसके सिर बाहर आते हुए देखा होगा। मोटी संरचना इसका पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना हुआ होता है और उसी की सहायता से ये धीरे धीरे चलता है। घोंघे के ऊपर के शरीर का जो ये खोल होता है, यह उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ज़्यादातर जो छोटे जीव होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वह इसे खाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही वह इसे खाने का प्रयास करते हैं, यह इस गोल संरचना के अंदर चला जाता है, जिससे वह इसे खा नहीं पाते। यह कैल्शियम से बना हुआ होता है। ज़्यादातर ऐसे और भी बहुत सारे जीव होते हैं जिन पे कैल्शियम का ठोस आवरण होता है। जो शंख हम बजाने के लिए काम में लेते हैं मंदिरों में, उसमें भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। उस शंख के अंदर भी वह जीव रहते हैं, वह भी सिमट करके उस शंख के अंदर चले जाते हैं। यही कैल्शियम का कवच उन्हीं जीवों की रक्षा करता है। अब हम पढ़ेंगे तिलचट्टे के बारे में। तिलचट्टा, इसे सामान्य भाषा में कॉकरोच भी कहते हैं। हमारे घरों में अक्सर ये देखे जाते हैं, गंदगी फैलाने का काम करते हैं। किसी कॉकरोच का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। जो कॉकरोच है वो ज़मीन पे भी चलता है। कई बार देखते हैं कि उसके पंख होने के कारण वो छोटी छोटी छलांगे भी लगाता है और दीवार पर भी आसानी से चढ़ सकता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ रहता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना हुआ रहता है, जिसके कारण इसकी गति संभव होती है। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, तिलचट्टे के यहाँ पे 3 जोड़ी पांव दिखाए गए हैं और इसके शरीर पर पंखों का आवरण होता है और थोड़ा कठोर आवरण भी होता है, जिससे यह इसके शरीर की सुरक्षा करता है। फक्स से 2 जोड़े पंख भी जुड़े हुए होते हैं। अगले पैर थोड़े संकरे यानी छोटे होते हैं और पिछले पैर थोड़े चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्स की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। जो पीछे वाले पाँव हैं उसको गति करने के लिए चलते हैं, तब यह फास्ट कार्य करते हैं, और जो आगे वाले पाँव हैं जब वह उड़ता है तो उसको गति प्रदान करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे पक्षियों की गति के बारे में, कि पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते भी हैं। कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे, कबूतर के बच्चे ज़मीन पे चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो पक्षी है वो चलते हैं और हवा में उड़ते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं, लेकिन जो चिड़िया है वो जल में नहीं तैर पाती। तो बत्तख जल में तैरता भी है और ज़मीन पे चलता भी है, क्योंकि उनके शरीर में उड़ने के लिए कुछ अनुकूलन होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे कि जो बात करें पक्षियों के, चिड़िया के हड्डियों की, तो जो चिड़िया की हड्डियाँ होती है वह खोखली होती है, जैसे पाइप कैसे होते हैं वैसे, और उनमें हवा भरी हुई रहती है, जिसके कारण उनकी अस्थियाँ हल्की होती है परंतु मजबूत होती है। जो पीछे वाले पैर होते हैं वो चलने में एवं बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं, और जो आगे वाले पैर होते हैं वो अस्थियों में रूपांतरित होकर के पक्षी के पंख बन जाते हैं। हम देखते हैं कि पक्षियों के पंख होते हैं, जो आगे वाले पाँव हैं उनके पंख बन जाते हैं और पीछे वाले पाँव उनके चलने में सहायता करते हैं। जो कंधे की जो हड्डियां होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, और वक्ष की जो अस्थियां उड़ने वाली पक्षियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। ये हड्डियों के द्वारा ही अपने पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होते हैं, जिससे पक्षियों का शरीर हल्का होने के कारण वह आसानी से उड़ पाता है। हम देखते हैं कि छोटे जीव आसानी से उड़ पाते हैं, लेकिन जो मोर है उसका शरीर, उसके वज़न ज़्यादा होने के कारण वह ज़्यादा ऊंचाई तक और ज़्यादा लंबा उड़ नहीं पाता, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाता एक साथ में। लेकिन जो चिड़िया है, कौवा है, यह आसानी से ज़्यादा लंबे उड़ पाते हैं, ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं चिड़िया का यहाँ पे कंकाल बताया गया है। इसमें पीछे वाले पाँव दिखाए गए हैं जो इसको चलने में सहायता कर रहे हैं। इसकी हड्डियाँ खोखली बताई गई हैं, और जो आगे वाले पाँव हैं वो पंखों में रूपांतरित हैं, जो इनको उड़ने में सहायता करते हैं, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। अब हम अगला अध्ययन करेंगे मछली के बारे में, कि कागज़ की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे धीरे धक्का दीजिए। हम देखते हैं कि जब भी हम कागज़ की नाव बनाते हैं तो वह आगे से तीखी बनाई जाती है, और उसे हम पानी में छोड़ करके धीरे से धक्का देते हैं। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि नाव है वो आगे व पीछे की तरफ से तीखी बनाई गई है। जब हम इसको धक्का देते हैं तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है? हम देखते हैं कि जो नाव है वो आगे से तीखी, बीच में से मोटी और पीछे से तीखी होती है। अगर नाव की आकृति को देखने का प्रयास करें तो वो मछली जैसे दिखती है। काफ़ी जीव, समुद्र में रहने वाले बहुत से जीव इसी आकृति के होते हैं, आगे से तीखे, बीच में से मोटे और पीछे से पतले। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की जो ऐसी आकृति होती है वह धारा रेखीय होती है। ज़्यादातर जो चलने वाले, सड़कों पे भी चलने वाले जो वाहन होते हैं उनकी भी आकृति इसी प्रकार बनाई जाती है। जैसे कि मोटरसाइकिल की आकृति बैल के जैसी होती है, और गाड़ियों की आकृति बैलगाड़ी जैसी होती है। तो यह आसानी से वायु को चीरते हुए आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए इनको ऐसा बनाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं मछली दिखाई गई है चित्र में, यह आगे से और पीछे से इसका भाग तीखा दिखाया गया है और बीच में इसका भाग मोटा है।
तो ये तीखे वाले भाग से आगे गति करते हैं, क्योंकि ये पानी को चीरने का कार्य करता है, जिससे ये पानी में आसानी से तेज़ गति से सरलता से चल पाते हैं। इसकी विशेष आकृति का कारण जल में इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली की जो हड्डियाँ होती है, जो कंकाल होता है, वो मजबूत होता है, पेशियों से ढका हुआ रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का जो आगे वाला एक भाग है और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र में दिखाए अनुसार अपने शरीर को मोड़ती रहती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, मछली इस तरीके से सर्पिलाकार गति करती है, धीरे 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 अपने शरीर को मोड़ते हुए, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, ऐसे करते हुए गति करती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर आसानी से चल पाती है। इसी प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है और पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। जो पूंछ के ऊपर जो पंख लगे हुए होते हैं मछली के, वह इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए हुए रखते हैं एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष अरित्र पहनते हैं? कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जो लोग जाते हैं कभी कभी किसी न किसी वस्तु की खोज करने के लिए, तो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं और उस सूट के नीचे भी ऐसे ही फ्लिपर, ऐसे ही पंख लगे हुए रहते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अभी हमने पढ़ा, उसके अनुसार यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियाँ शरीर को खाली जगह में सहायता करती हैं। अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का रिक्त स्थान बनाते हैं। तो इन्हें आपको अपनी कॉपी में भरना है और करना है। पीछे भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। यह प्रश्न है, इनको सही या गलत कोष्टक में भरना है। और तीसरे प्रश्न में जो ये कॉलम दिया हुआ है, इसको एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलान करना है। जैसे कि एक मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो ऊपरी जबड़ा है, हमारे मुख का जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ऊपर वाले जबड़े में क्या पंख नहीं होते, या बाह्य कंकाल होता है, या फिर हवा में उड़ सकते हैं, तो ये तीनों इसके मिलान के नहीं हैं। यह एक अचल संधि है। तो जो ऊपर वाला जबड़ा है वह अकेले उसको हिला नहीं सकते, तो वह एक अचल संधि है, यह इसका सही मिलान होगा। तो आपको इसी प्रकार सभी को आगे वाले से सही मिलान करना है। धन्यवाद।